नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष एजुकेट्स में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने रिफ्लेक्शन देखा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। उसमें बेसिकली हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। ठीक है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्त? जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये बेसिकली किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। हमें पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्टकट में आर डॉट आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है दोस्त? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 3/2। ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है दोस्त? 4/3। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगली टर्म हमारी क्या आई? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। म्यू क्या था हमारा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऊपर क्या आएगा हमारा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ग्लास के हमने क्या निकाली दोस्त? 3/2 अपॉन 4/3। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा? 3/2 इंटू 3/4, दैट इज 9/8। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा ग्लास और वाटर का, वो क्या होगा? 9/8। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं इसको लिखने के क्या और तरीके हो सकते हैं। जैसे आपको कहीं अगर लिखा हो 1 μ 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? μ2 अपॉन μ1। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पर हमारा 2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा। मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब एक मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए। ठीक है, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है ऑयल म्यू वाटर, इसको हम कैसे लिखेंगे आप बताइए? ऊपर क्या आएगा दोस्त? म्यू ऑफ व्हाट? ऑयल म्यू वाटर। ऊपर क्या आएगा? आप यहां पे देखिए, हमने आपको क्या बताया? 1 μ2 लिखा हुआ है, मतलब μ2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसी तरीके से इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, ऑयल म्यू वाटर। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा हमारा? 2 वाला ऊपर आएगा, यानी कि वाटर हमारा ऊपर आएगा। वाटर अपॉन ऑयल हमारा कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसका ये नोमेनक्लेचर करते हैं।
साथ साथ बोलिए हमारे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ऊपर क्या रहा है हमारा, वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑयल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है इतनी बात। आइए दोस्त, अब हम इसके आगे समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, बेसिकली ज्यादा हमें यूज जो आता है न्यूमेरिकल्स में वो स्नेल्स लॉ आता है। तो आइए हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको नोट डाउन करिए पूरा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, सारी चीजें सीक्वेंस में लिखिए, है ना। नोट्स आपके जितने अच्छे होंगे दोस्त, रिवीजन में आपको उतनी हेल्प होगी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो हमने लेक्चर 1 में रिफ्रैक्शन के बारे में जाना था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज हम इनके लॉज के बारे में समझेंगे, क्या नियम होते हैं रिफ्रैक्शन के। तो पहला नियम, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या होता है दोस्त, इसमें होता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, या ये तो ऐसा नहीं, इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, मतलब आइए डायग्राम से समझते हैं इसको, तो आपको स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर होगा। अगर ये मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है, राइट। ये क्या है, बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या करती है, जो दोनों मीडियम को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। परफेक्ट। तो बाउंड्री के हमेशा परपेंडिकुलर, काम बिल्कुल सही करिए, बाउंड्री के हमेशा परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो क्या होगा हमारा, नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है हमारा, नॉर्मल। एरो अगर इधर का बना रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा दोस्त, इंसिडेंट रे। ठीक है, एक रे जो आ रही है वो हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। अब यहां पे लाइट जाना तो सीधा चाहिए था, पर यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो लाइट ऊपर की ओर बेंड कर सकती है या नॉर्मल की ओर बेंड कर सकती है। पर अभी हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, आगे हम बताएंगे रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि लाइट रे हमारी नॉर्मल की ओर बेंड होती हुई ऐसे गुजर गई। तो आपने देखा कि जो लाइट रे है बेटा, उसने अपने एक्चुअल पाथ को छोड़ दिया, एक्चुअल पाथ से वो डेविएट हो गई और ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। तो जो नॉर्मल से यहाँ एंगल बना और नॉर्मल से जो यहाँ एंगल बना, ये हमारा है आई, और इसको हम नोट कर देते हैं लेट्स सपोज आर से। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, all angles are always measured from normal। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। जो सभी एंगल हैं वो हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से नापे जाएंगे। जितने भी एंगल्स हम आगे पढ़ेंगे ना आपके रे ऑप्टिक्स में, तो सारे एंगल्स हमारे कहां से मापे जाएंगे, नॉर्मल से मापे जाएंगे, रिफ्रैक्शन के केस में तो स्पेशली। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं लॉ नंबर 2, जिसको हम बड़े प्यार से स्नेल्स लॉ भी कहते हैं।
स्नेल्स लॉ कक्षा 10वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, पर इसको आज आखिरी बार हम पढ़ेंगे और आज से इस पे क्रॉस ट्रिक मार देते हैं। आप कहेंगे सर ये क्यों? एक नए अंदाज में सीखते हैं इसको हम। ठीक है, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। सर ये क्या लिख दिया आपने? आइए समझते हैं दोस्तों। अगर मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेट सपोज म्यू वन मान लेते हैं और मीडियम टू का हम क्या मान लेते हैं? म्यू टू। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको इस अंदाज में याद करिए, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल बराबर नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल। क्लियर है इतनी बात? आइए इसको एक और, इसको रटिएगा नहीं। अगर मान लीजिए दूसरा केस आपको कुछ ऐसा दे दे अगर, तो ये समझते हैं केस नंबर 2। ये दे दिया एक म्यू वन, ये दे दिया म्यू टू। ठीक है, अब लाइट रे यहां से इंसिडेंस हो रही है, तो आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि बाउंड्री क्या है। ये हमारी क्या है? बाउंड्री। यहां पे बाउंड्री क्या थी? यहां थी। यहां पे बाउंड्री इस तरीके से आ गई। बाउंड्री का काम क्या होता है? जो दो मीडियम्स को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करे। क्लियर है? अब बाउंड्री के परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, अब ये लाइट रे आई और लेट सपोज ऐसे डिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, ये एंगल लेट सपोज हमारा अल्फा और ये एंगल बीटा। तो अब आइए लगाते हैं इसमें स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? अच्छा, यहां पे ध्यान से समझना, जहां से इंसिडेंस हो रहा होता है उसका म्यू इंटू साइन ऑफ उसका एंगल, म्यू वन साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू साइन बीटा। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त, कि जो एंगल हमने मापे हैं वो हम कहां से लिया? हमने हमेशा नॉर्मल से लिया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। केस नंबर 3, हमने दूसरा एग्जांपल लिया है ना। एक तीसरा एग्जांपल जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। अगर मान लो ये कोई मीडियम है, सॉरी ये हमारी बाउंड्री है, ये क्या है? म्यू टू, ये है म्यू वन, ये मीडियम टू, ये मीडियम वन। क्लियर है इतनी बात? अब जरा समझना, बाउंड्री के परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा सर? सर नॉर्मल होगा सर। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? ये हमारी क्या है? ये हमारी है बाउंड्री। उसके परपेंडिकुलर हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे क्या होगा हमारा? नॉर्मल। अब अगर कोई लाइट रे ऐसे आए, ऐसे इंसिडेंस करे, तो क्या होगा? यहां पे एंगल बताइए, एंगल बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री? नहीं सर, आपने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि सारे एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे? नॉर्मल से। तो नॉर्मल से कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है बात? आइए आगे समझते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा सर? ये तो सीधे सीधे चला आ रहा है, तो आइए कुछ नहीं, हम वही अपना पुराना लॉजिक लगाते हैं, सिंपली स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो ऊपर का एंगल, ऊपर का म्यू, सॉरी म्यू टू साइन, ऊपर का एंगल, एंगल कितना आया? 0 डिग्री, बराबर नीचे का म्यू इंटू साइन, एंगल नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर।
इसको आगे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा दोस्त, μ2 sin 0, μ2 इंटू 0, μ1 sin r। ये हमारा क्या आ गया, 0 इक्वल टू μ1 sin r। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये इक्वेशन बन रही है तो इन दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, पर म्यू तो कभी जीरो होता ही नहीं। पीछे पढ़ के आए हैं कि म्यू कभी जीरो नहीं होता, इसलिए साइन आर को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू जीरो। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा दोस्त, आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई सर, यहां तो हमारे लिए बिल्कुल सीधे सीधे निकल गई। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्रेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन तो होगा पर वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, बिना मुड़े बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए, जरूर जरूर याद रखनी चाहिए, वो ये है कि समझिएगा, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है बेटा, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कई जगह ये आपको काम आएगा। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉज करिए। आइए दोस्त एक क्वेश्चन से इसको और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, लेट सपोज ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये एक ग्लास स्लैब है जिसकी लंबाई चौड़ाई इसकी 4 मिलीमीटर है, इसकी डेप्थ। ठीक है, कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये एक लाइट रे है, लाइट रे, ये ग्लास है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कैलकुलेट द टाइम taken by the light to cross the slab। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है इस स्लैब को क्रॉस करने में लाइट ने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो आइए अप्रोच डेवलप करिए। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करें, पॉज करके आप वीडियो को एक बार सॉल्व करके ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे बाउंड्री। ठीक है सर, ये क्या है हमारी बाउंड्री। लाइट रे बाउंड्री के 90 डिग्री पर, बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या होगा हमारा नॉर्मल। आप वही बात फिर से दोहराइए, ये लाइट रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है। लाइट रे
नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी आई, 4 मिलीमीटर, यानी कि जो इसकी डेप्थ होगी वही इसकी डिस्टेंस होगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो हमने डिस्टेंस तो निकाल ली, इसकी डिस्टेंस कितनी आई 4 मिलीमीटर, यानी 4 × 10⁻³ मीटर। डिस्टेंस हमेशा मीटर में लेते हैं इसलिए इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन अब स्पीड अगर हमें मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, ये ग्लास है तो ग्लास का म्यू क्या होता है भाई, म्यू होता है 3/2, हमने पिछली क्लास में देखा था। और म्यू का फार्मूला क्या होता है, म्यू का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू C/V, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन V इंटू 3/2, 3 से 3 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो V हमें क्या मिलेगा दोस्त, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड को हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे, 2 × 10⁸, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 × 10⁸ ऊपर जाकर के -11 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें टाइम की वैल्यू निकल के मिल जाएगी, ठीक है। तो अप्रोच को समझिए, क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। हमने जो सीखा हमने कुछ अलग से इसमें नहीं अप्लाई किया, जो सीखा उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, राइट। आइए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है तो हम आपको कराते हैं। मान लीजिए कोई स्लैब है, ठीक है, इस पे अगर कोई लाइट रे, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल, ये 45 डिग्री, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसे निकल गई, ये एंगल आर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है √2 मीटर, ठीक है। इसका म्यू दे रखा है हमें √2, ठीक है। इसका म्यू 1, एयर है यानी कि 1, वैक्यूम यानी कि 1। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कितना टाइम लेगी ये लाइट रे, एरो का बिल्कुल ध्यान रखना है, यहां से इस पूरे स्लैब को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को समझिए, एक स्लैब दिया हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री पे, नॉर्मल से 45 डिग्री पे एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है √2 मीटर इसकी क्या है, विड्थ है। आपसे पूछा गया है ये कितने टाइम में इस स्लैब को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे कर सकते हैं।